हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है और आगे के सभी मॉक टेस्ट इसी चैनल पर अपलोड होंगे। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे के वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आप सभी को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सप्लेन ना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का यहाँ पे प्रयास करेंगे और 150 प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला होगी। तो जितने कम समय में, क्योंकि यहाँ इस टाइम आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है, इसके माध्यम से चाय और चीनी के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला है, इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया, ये भी सही है। और भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, जो कि यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि भारत का जो राजस्व है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 ईस्वी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो इसमें आपको बताना था कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ए विकल्प आपका सही है। आगे सेकंड है क्वेश्चन, पूर्ण वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन इसके यहाँ पे दिए गए हैं, निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, और सेकंड है, इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया था। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में कौन सा यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं कि दूसरे के लिए अगर बोला जाए तो दूसरे में आपका यहाँ पे हो जाएगा कि निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले आपको राष्ट्रपति जो है ये पावर वीटो पावर किस अनुच्छेद में दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 111 में जो है वो राष्ट्रपति को वीटो की पावर दी गई है। ठीक है, और इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ये लाभ का पद नहीं था, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था वीटो पावर का। और जब संसद इसे जो विधेयक था उस पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जब राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा उसे वापस भेज दिया जाता है। पॉकेट वीटो में ना करके उसे वापस भेज दिया जाता है। लास्ट में यही होता है कि वह विधेयक जो है वो संसद के द्वारा पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उन्हें मंजूरी देनी पड़ती है। और ये घटना कब की है, तो 2006 की है। उस समय राष्ट्रपति जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। आगे है, कथन इसका सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति में ऐसा नहीं कहा गया, वो त्रिस्तरीय के लिए है। त्रिस्तरीय के लिए जहां भी पूछा जाएगा वो वहां पे बलवंत राय मेहता के लिए। तो यहाँ पे कथन ए सही है, लेकिन कारण आर जो है वो आपका गलत है। आगे है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यही सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वदेशी बात आ गई। स्वदेशी जहाँ भी बात होगी वहाँ पे महात्मा गांधी आप टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो हो जाएगा सबसे पहले कि महात्मा गांधी ने, ये जो कथन है ये हरिजन पत्रिका का है। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने संपादित किया था और इन्होंने हरिजन पत्रिका के में जो उल्लेख किया है, हरिजन पत्रिका 1939 में इन्होंने बोला था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है। अगला है यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है। इसमें आपको बताना है कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो विधानमंडल की सदस्यता को धारण नहीं कर सकता है। इसमें आधार क्या क्या है, तो वह एक अनुमोचित दिवालिया हो, जो कि बिल्कुल सही है। उसे सरकारी ठेके कार्यों या सेवाओं में रुचि नहीं होनी चाहिए, तो जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो। अगर यहीं पे नहीं होता तो ये सही हो सकता था। तो इसके आधार कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको सभी बता देते हैं। सबसे पहले, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण करता हो। जब भी अगर कोई सरकार से कोई लाभ का पद धारण ना किया हो, पहली इसकी शर्त यही है। और दूसरा, वह मानसिक रूप से विक्षेपित या मानसिक रूप से दिवालिया ना हो। और थर्ड है, वह जो कि मैंने बता दिया है, वह एक अनुमोचित दिवालिया ना हो। और इसके बाद है, वह भारत का नागरिक हो। यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो तो वह स्वेच्छा से किसी विदेशी देश का जो वहाँ पे उसका
नागरिकता ना प्राप्त किया हो। तो ये सभी उसकी शर्तें होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा केवल एक सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि की सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कालानुक्रम कौन से, सभी इसमें चार के चारों विकल्पों के आपको सन डेट सहित याद होनी चाहिए। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति और भारत के संविधान को अपनाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई। तो यहाँ पे आपको सभी को बता दें कि प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई है तो ये 29 अगस्त 1947 आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया। तो भारत के जो संविधान को अधिनियमित किया गया वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अगला है यहाँ पे भारत के संविधान से प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो भारत के संविधान के प्रारंभ होने की जो तिथि है वो यहाँ पे हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, अगला है संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो हो जाएगी 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले संविधान सभा की बैठक होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रारूप समिति की नियुक्ति होगी 1947 ईस्वी में, और उसके बाद होता है यहाँ पे भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया। तो 26 दिसंबर 1949 भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अगला है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। आपको बताना है इसमें राज्यपाल के कार्य कौन कौन से हैं। तो राज्यपाल के कार्य जो है उसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, या उसकी शक्तियां जो है वो कई भागों में विभाजित होती है। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है। उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके पास होती है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, कार्यकारी शक्तियां जो होंगी, और सेकंड पे नंबर पे हो जाती है विधायी शक्तियां, और विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये सभी चार शक्तियां होती। इसके अलावा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती, जिसके संबंध में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं होता या होती है। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और उसके चयन के तरीके के बारे में प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी विकल्प यहाँ पे गलत दिए गए हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे से जोड़ा है। न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, या आजीविका का अधिकार। इसमें आपको बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसके लिए आपका जो सही होगा यहाँ पे कि जो भी न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार या आपका जीवन जीने का अधिकार से नहीं है। और यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा, साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी, तो लोग यहाँ पे बेरोजगार होते ही नहीं। और तीसरा है सम्मान से जीने का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, और उसके साथ ही साथ आजीविका का अधिकार। यहाँ पे तीसरा और चौथा विकल्प आपका सही हो जाता है। सही उत्तर का ही चयन करना था, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जब भी आप प्रश्न करें तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि सही और गलत क्या पूछा गया है। कई लोग इसी कंफ्यूजन में कई उत्तर गलत कर देते हैं। अगला है यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना जाता था। ऑप्शन है न्याय का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व या पुलिस। तो 9वें के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें किसे किसे माना जाता था। तो जो यहाँ पे न्याय का प्रशासन है, और उसके साथ ही स्थानीय स्वशासन ना होके भू राजस्व और पुलिस, तीनों यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और जो सबसे पहले इसमें यह जान लेना है कि द्वैध शासन, तो सबसे पहले द्वैध शासन जो है वो 1919 के लिए जाना जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और राज्य विधानसभा के
विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, इतने लोग भाग नहीं लेंगे। और उसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक, और उसके साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, इतने लोग जो हैं वो जनता के द्वारा नहीं बल्कि इतने लोग निर्वाचित करते हैं। इसके लिए आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दूसरा और चौथा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला है 1992 के 74वें संविधान संशोधन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा। किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधान को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। सेकंड है, राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। और थर्ड है, यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए किसी विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करता है। जिसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधान को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, अन्य सभी यहाँ पे गलत है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी की होनी चाहिए। फिर इसके बाद है यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इसमें एक न्यायाधीश को जिसे किसी मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया है उसे मामले से अलग करना होता है। और सी है, इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के केस को लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठन की आवश्यकता होती है। और सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है न्यायिक गतिशीलता के लिए। तो न्यायिक गतिशीलता के लिए यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा, सरकार के दो अन्य अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका, यही न्यायिक गतिशीलता का सर्वोत्तम वर्णन है। अगला है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आपको बताना इसके लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 117 में जो प्रावधान है, यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 117 में जो प्रावधान है कि कर लगाने वाला विधेयक जो होगा वो या संशोधन करने वाले राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश या प्रस्तावित किया जाएगा, और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की जो परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अनुच्छेद 117। और 14वां प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें आपको कौन कौन से विकल्प सही हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है, केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जातियों को नामांकित कर सकती है जिसका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, और प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और जो कि पेशा अधिनियम के अंतर्गत है, नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है यहाँ पे। और अगला है यहाँ पे कि वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याता होता है। तो यहाँ पे आपको विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष है ये मुख्यमंत्री को पत्र ना लिख के ये उपाध्यक्ष को इस्तीफा का पत्र लिखता है। ठीक है,
अगला यहाँ पे देखते हैं 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना है तो आपातकालीन प्रावधान किसमें है, और उसके साथ ही राजभाषा, कुल वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान और चुनाव। इसमें आपको बताना है कौन कौन से संविधान के भाग हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग मुझे, इसके जो सही उत्तर है उसे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे ये पता चलता है कि आपने वीडियो कितना देखा है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता और इसे संसद के विवेक पर छोड़ता है। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। और ध्यान देने की बात यह है कि आप सभी को जो आप दिया जाता है कि कथन कारण, ये सभी ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है बीपीएससी के एग्जाम में। तो 17वां का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला है, संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता और इसे संसद के विवेक पर छोड़ता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 17वें का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझता है। ठीक है, और ये जो इस प्रकार के संविधान उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं करता और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर भी नहीं छोड़ता है। अगला 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है उस अपने सभी नागरिकों को, तो इसमें आपको बताना उद्देशिका का लक्ष्य क्या है, तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुरक्षित करना और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और उसके साथ ही अवसर की समानता सुनिश्चित करना, व्यक्ति गरिमा जो है वो सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके सही हो जाएंगे क्योंकि संविधान की उद्देशिका में ये चारों दिए गए हैं, तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाता है। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है, और भी है, आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो परिसीमन का गठन जो है वो 5 बार नहीं किया गया है, ये 4 बार किया गया है। कब कब किया गया है, 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग, 62 के तहत 73 और 1973 में परिसीमन आयोग, और 1972 के तहत जो है वो 2002 में परिसीमन आयोग गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आपका जो हो जाएगा वो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं, भारत के न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। आपको इसमें बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दूसरे बी ऑप्शन है आपका, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायिक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। और यहाँ पे है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकार का लाभ मिलेगा। तो तीनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं। तो ए पहला, दूसरा और तीसरा डी विकल्प। राष्ट्रपति को वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है और राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति होती है। आपको बताना है 21 में कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे संविधान संशोधन को अनुमोदित कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसके पहले भी मैंने बताया अनुच्छेद 111, और राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति होती है। ठीक है, और जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है, जो भी विधेयक होगा वो राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो वह केवल विधेयक को अनुमोदित दे सकता है और विधेयक को अस्वीकार या वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 22वां प्रश्न है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 21वें के लिए आपका यहाँ पे दोनों विकल्प सही हो जाते हैं, पहला और दूसरा।
निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसमें आपको बताना है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है। तो इसके लिए आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, भारत संघ बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 या बेरूबारी यूनियन केस 1960। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कि इसमें जो LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन सा मामला है LIC वाला। तो LIC ऑफ इंडिया 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, कि हालांकि यह भारत के न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, भारत के न्यायालयों में इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। आपको बताना है 23वीं के लिए कौन सा हो जाएगा। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला 24वां प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया। और इसमें आपका है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो 25वें के लिए आपको बताना है। तो 25वें में जो भी होगा, भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। जैसे 9वीं अनुसूची में जो विशेष कानून जोड़ा गया था वो SC या ST एक्ट जोड़ा गया था। ठीक है, उसके साथ ही जो 9वीं अनुसूची में जो EWS का केस आया था वो भी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना का तत्व घोषित नहीं किया है। और थर्ड है, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो 26वें के लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 26वें के लिए यहाँ पे जो इसमें आपके सभी सही हैं। तो इसमें इसे पहला और तीसरा आप सही मानेंगे, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए जो न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती ही है, और उसके साथ ही कि इसे जो है वो न्यायिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ए और यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। 27वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो कदाचार के मामले में जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें हटाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा को कम से कम आधे बहुमत के साथ प्रस्ताव या हस्ताक्षर करना होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। हटाने का आधार दुर्व्यवहार या क्षमता या दोनों का सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए 100 सदस्य लोकसभा के मामले में और 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में इसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव या अध्यक्ष सभापति को दिया जाता है, तभी ये माना जाएगा कि हाँ उसे न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब अन्य सभी यहाँ पे गलत होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 161। आपको बताना है इसमें से कौन सा किससे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 158 जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति, जो कि 158 के अंतर्गत है, वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 153 राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है, ये सही है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल की क्षमा दान देने की शक्ति, ये भी है। और ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, अनुच्छेद 161। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी डी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में मौजूद सभी उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया। और थर्ड है, अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो 29वें के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे तीनों विकल्प आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है। और सही इसमें से क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो गलत पहला कथन जो है, ठीक है, सभी उच्च न्यायालय नहीं बल्कि केवल 3 उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे सभी ना होके केवल 3 बोला जाता तो सही था। और दूसरा कथन जो है वो चंद्र कुमार मामले 1957 ईस्वी में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का रिट क्षेत्राधिकार कानून संविधान की मूल संरचना का एक भाग है, इसलिए इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से भी नहीं हटाया जा सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तीसरा बोला गया कि अनुच्छेद 220 के तहत, तो अनुच्छेद 220 के तहत क्या बोला गया आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 120 के तहत जो 222 एक ये जो बोला गया कि राष्ट्रपति का न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे 220 ना होकर 222 रहता तो ये सही रहता। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अधिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। आपको बताना है अधिकथन सही है, दोनों में क्या संबंध है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट हैं। कारण है इसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों, आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व हैं। आपको बताना इसमें कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति है वो निरंतरता और परिवर्तन के तत्व समाविष्ट है, जो कि कथन तो अभिकथन इसका सही है। कारण जानते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों, आधुनिक शैली, तो ये भी आपका कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या की जा रही है। अगला है अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तब प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में ना हो अध्यादेश के लिए। तो ये आपका यहाँ पे सही होता है, क्योंकि इसे तभी वो किया जाएगा सब सदन के सत्र न हो। और राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है, गलत है आपका। और संसद की पुनः बैठक के 3 सप्ताह की समाप्ति पर इसका संचालन समाप्त हो जाता है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे जो अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो यह एक अधिनियम बन जाता है। यदि कोई संसद कोई कार्यवाही नहीं करती है तो अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह, तो यहाँ पे सीधे बोला गया था 3 सप्ताह, वहाँ पे 6 सप्ताह रहेगा। आगे है, और इसके लिए आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ए विकल्प केवल पहला सही है। अगला है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसे विघटन पर गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगी। और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होते ही पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे। थर्ड है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। आपको बताना है कि 32वें के लिए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक जो सरकार है उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आप सभी को बता देते हैं कि जो संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि संविधान सरकार का स्रोत है। इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ पे विधायी सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे सीमित सरकार। ठीक है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य होंगे। ये गतिशील न्यायालय होते हैं और तथा आपराधिक और सिविल न्यायालय दोनों की शक्तियों का प्रावधान करेंगे। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। आपको बताना इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये आपका गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि जो ये ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्यों के नियमों से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होगा। और अन्य सभी दोनों सही हैं, तो यहाँ पे आपका ए विकल्प हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला है 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य का कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। आपको बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो संविधान जो है पूर्व संधि से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर जो संविधान न्यायालय को अपनी जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो अपनी सलाह राष्ट्रपति को देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती है कि राष्ट्रपति को मानना है कि नहीं मानना है, ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। वह सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्य जिस पर प्रश्न उठा हो या उठने की संभावना हो, वो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकता है या इसे नहीं देने से इनकार भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे और चाहे तो इनकार कर दे, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे बी पे टिक करेंगे, केवल दूसरा सही है। और इसे मानने या ना माने ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल रहा है तो। अगला है संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है, जो कि बिल्कुल सही है। और भारत सदस्यीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोनों सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के बराबर है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को मंजूरी और अनुदान मांगों पर यहाँ पे मतदान। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, ये राज्यसभा की शक्ति और मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को मंजूरी करने में दोनों बराबर है। लेकिन अनुदान मांग पर मतदान में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए केवल 1 और 2। सरकार का सदस्यीय स्वरूप वह है जिसमें संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और इसे इनके द्वारा हटाया भी जा सकता है। और सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, लेकिन निर्धारित अवधि की समाप्त होने से पहले उसे हटाया जा सकता है। तो 38वें में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है, सरकार का जो संसदीय स्वरूप होता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाता है। 39वां प्रश्न है, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले तक विस्तारित नहीं है? आपको बताना है 39वें में कौन सा विकल्प सही है। तो संविधान पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद, ये भी आपका सही हो जाता है। और अगला है केंद्र और राज्य के बीच नियत व्यय और पेंशन का समायोजन। तो यहाँ पे
पहला और दूसरा विकल्प सही है। अगला है 40वां, मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार में विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है? आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, जो कि बिल्कुल सही हो जाता है, और संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, और संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ से न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देना। तो तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके गठन के वर्ष से यहाँ पे सुमेलित कीजिए। आपको बताना है किसका यहाँ पे गठन किस वर्ष हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप समूह, पहला है आपका यहाँ पे 1956 में इसका गठन होता है। दमन द्वीप समूह, दमन द्वीप का होता है 1962 में। चंडीगढ़ का हो जाएगा यहाँ पे, चंडीगढ़ की बात करें तो 1966 में, और इसका 1961 में, दादरा नगर हवेली 1961 में। यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये पहले का चौथा, और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। आगे का देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। निम्नलिखित में से कौन स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा है? आपको बताना है कि 42वें के लिए कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो जो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना, और राज्य की संचित निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देना। यहाँ पे आपको बताना है कि 42वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा विकल्प आपका सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना हो जाता है, और राज्य की संचित निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान करना। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप तय करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 43वें में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 2/3 सदस्यों को पारित होना अनिवार्य है, और महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विराम, परिहार और प्रविलंबन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो विराम है मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर सजा को कम करना, और परिहार है सजा के स्वरूप का प्रतिस्थापन दंड का, और प्रविलंबन है दंड का स्वरूप बदले बिना सजा की अवधि कम करना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले विराम जो है वही सही है, क्योंकि मूल रूप से दी गई जो सजा के स्थान पर सजा को कम कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा गलत है, परिहार का जो मतलब होता है, जब राष्ट्रपति परिहार का उपयोग करता है तो वह सजा की अवधि को कम करने के लिए कार्य करता है, लेकिन सजा की प्रकृति वही रहती है। तो प्रविलंबन में ये होता है, ठीक है। और परिहार की बात करें तो यहाँ पे जो प्रविलंबन की बात करें तो यहाँ पे परिहार की बात करें तो दंड का स्वरूप वही रहेगा, सजा की अवधि कम हो जाती है। और प्रविलंबन की बात करें तो किसी सजा के निष्पादन पर अस्थायी अवधि के लिए रोक लगा देता है। विशेषकर मौत की सजा जब होती है तब ऐसी जो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाता है, और ऐसा करने में वह दोषी को उसे क्षमा मांगने या सजा कम करने के लिए समय देता है। यहाँ पे डी विकल्प आपका हो जाएगा कि उपयुक्त। यहाँ पे आपका पहला विकल्प सही हो जाता है, और उपयुक्त सभी यहाँ पे सही नहीं होगा, ये भी गलत है। और पहला विकल्प आपका सही हो जाता है, विराम यहाँ पे सही है। अन्य सभी परिहार का मतलब ये हो जाएगा, और प्रविलंबन का मतलब होता है वो क्षमा, जैसे फांसी की सजा इन सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद संघर्ष से संबंधित है? आपको बताना है इसमें 45वें में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चंपकम दोराई राजनवाद 1951, के.एस. पुट्टास्वामी वाद यहाँ पे 2018, केशवानंद भारतवाद 1973 और गोलकनाथ वाद 19
67। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही है KS पुट्टास्वामी के अलावा तीनों विकल्प आपके यहाँ पे सही हैं, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाता है, पहला, तीसरा और चौथा। तो क्योंकि यहाँ पे KS पुट्टास्वामी 2018 में न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में गारंटीकृत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं। ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका 46वें में जो सही हो जाएगा वो आपका होगा यहाँ पे जो भी यहाँ पे कथन है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आपको विचार करना है। तो ये चारों विकल्प आपके सही हैं क्योंकि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं, और उसके साथ ही साथ ये किसी कानून के संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं। तो चारों विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तीनों में आपको बताना है। जस्टिस फजल अली, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। और उसके साथ ही तो इसमें आपको साथ ही बताते चलते हैं जस्टिस फजल अली, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, जो कि बिल्कुल सही। इस आयोग में मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया नहीं। और यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए। पहला और तीसरा आपका यहाँ पे सही हो जाता है, डी विकल्प आपका सही होगा। अगला देखते हैं 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में से है। आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला है कि नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा है हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, और तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। आपको बताना है 48वें में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो है वो नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, जो कि भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, और दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाता है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है महान्यायवादी के बारे में। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। निजी कानून प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महान्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होती है। संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों उसे भी प्राप्त होती हैं। आपको 49 में बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो 49 के लिए आपका जो यहाँ पे होगा वो आपका हो जाएगा कि तीनों विकल्प, क्योंकि उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, और निजी कानून प्रैक्टिस के लिए किसी फीस महान्यायवादी के रूप में उसे वेतन से अलग मिलती है, ये भी सही हो जाएगा। और उसे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो संसद के किसी भी सदस्य को प्राप्त होंगे, वो महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। तो तीनों विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह या सार्वजनिक व्यवस्था। तो 50 में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे राज्य की सुरक्षा के मामले में, राजद्रोह मानहानि के मामले में, और उसके साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प केवल पहला, दूसरा और चौथा। राजद्रोह के मामले में अगर कोई ऐसा केस है तब भी उसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि उसे खुद को दोषयुक्त मतलब बताने के लिए, उसे राजद्रोह से हटाने के लिए वो अपने आप को साबित कर सकता है। लेकिन राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था में उसकी वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो नहीं प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की गई उद्घोषणा लागू है। संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, वित्त आयोग। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, सी विकल्प आपका हो जाएगा। आगे भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं
के सदस्य शामिल होते हैं उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पे जो पहला कथन है, इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ना कि ये यहाँ पे जो राज्य बोल दिया इसी की वजह से गलत हो जाएगा, दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, तो ये आपका गलत है। और दूसरा विकल्प यहाँ पे उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से नहीं बल्कि राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ये अभी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेहरू रिपोर्ट ने 1928 ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया था। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे आपके सही होंगे। तो ये आपका सही है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों को आश्रय दिया था, तो भारत सरकार ने इसका आश्रय नहीं किया था। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, तो यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पे नहीं भी ध्यान देना है कि सही नहीं है पूछा गया है। तो विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। आपको बताना है 54 में कौन सा सही हो जाता है। तो ये कि आपका सही हो। राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए, ये भी सही है। और विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, ये भी सही है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित नहीं है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे 54 का डी विकल्प आपका गलत है और इसी को आप टिक करेंगे। अगला है निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना अनुच्छेद 42, 41, 43 और 43A के बारे में। तो 55 में आपको बताना है कौन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो 55 के लिए आपका यहाँ पे है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं। तो अनुच्छेद 42 है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। यहाँ पे आपके चारों विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप जो टिक करेंगे वो आपका डी विकल्प हो जाएगा। राज्य विधान परिषद द्वारा विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा करती है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और विधान परिषद अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, यहीं पे आपके केवल पहला प्रश्न आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 3। अगला प्रश्न है राज्यों की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसके लिए इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो संविधान इसे 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। गलत है। इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो उसे ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो 58 के लिए आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दूसरा विकल्प है, सभी राज्यों के जो पैरोल नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसके लिए आपका यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाता है, केवल 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम और समान वेतन का प्रावधान दिया गया है? तो समान कार्य और समान वेतन का प्रावधान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 39D। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो सही है यहाँ पे, क्योंकि शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण है जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले में उठाने के लिए उपलब्ध है। गलत है। और
अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। दोनों गलत है, ना तो 1 और ना तो 2। 62वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इसमें बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 62वें के लिए आपको बताना है, तो 62वें में गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1967, केशवानंद भारती 1973, ठीक है, और मिनर्वा मिल्स 1980, और उसके साथ ही साथ ए.के. गोपालन बनाम 1950, ठीक है। तो इसके लिए 62वें के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है, और स्वतंत्रता के बाद यह समिति का गठन जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया था, और इस समिति के सभी 3 सदस्य लोकसभा से ही हैं। उपयुक्त में से किस समिति का उल्लेख किया गया है? तो इसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आचार समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे प्राक्कलन समिति के लिए इसका जो है वो इस समिति में उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसी राज्य के विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं, लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं। तो 64वें में आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो यह एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है, विधान परिषद की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केवल एक यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाता है। 65वां, निम्नलिखित में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है वो यहाँ पे सिर्फ जनजाति को अधिकार प्रदान करता है। संविधान निम्नलिखित में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो जनजाति को अधिकार प्राप्त करता है। निम्नलिखित कूट का, तो इसके लिए सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार में बच्चे, महिला और जनजाति तीनों विकल्प आपके सही हो जाते हैं। अगला है 66वां प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, और उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। तो इसमें आपको बताना है 66वें के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 66वें में आपको मौलिक कर्तव्य का केवल